ओके स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ाते हैं इस टॉपिक को, आगे बढ़ाते हैं सेकंड चैप्टर के टॉपिक्स को। और हम लोग ने ऑलरेडी देखा था कि प्रेशर क्या होता है, प्रेशर के बारे में हम लोगों ने स्टडी कर लिया है। देन हमने पढ़ा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में और प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, ये दो चीज़ें हो चुकी हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि भाई ये जो टर्म एब्सोल्यूट प्रेशर होता है या फिर गेज प्रेशर होता है, इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, तो चलो पहले यहाँ पे एक देख लेते हैं, जो डेरिवेशन है वो डेरिवेशन पे थोड़ा ध्यान दे देते हैं और उसके बाद फिर हमको लास्ट में पता चलेगा कि किस चीज़ को एब्सोल्यूट प्रेशर और किसको गेज प्रेशर बोला जाता है। ठीक है, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम रो जी एच ये हमने डिराइव कर लिया है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू पी नॉट दैट इज इक्वल टू 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल होता है, ये ध्यान में रहे। ये लास्ट टाइम हमने डिराइव किया था या पढ़ा था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंसिडर करो कि आपके पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में भाई आपका लिक्विड भरा हुआ है। तो मैं यहाँ पे ये फ्लूइड मान के चलता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, ये फ्लूइड मान के चलता हूँ कि भाई यहाँ तक भरा हुआ है। ये रहा आपका फ्लूइड का लेवल, इसके अंदर फ्लूइड या फिर लिक्विड ही मान के चलो, कोई लिक्विड भरा हुआ है सिंपलिसिटी के लिए ऐसा। अब देखो इस पूरे लिक्विड के पार्ट में आप ये अज्यूम करो कि इसका एक छोटा सा हिस्सा है और ये छोटा सा हिस्सा सिलेंड्रिकल हिस्सा लिक्विड का, एक सिलेंड्रिकल हिस्सा अज्यूम करके चलो। यहाँ पे ये पानी का ही, अगर मान लो पानी आपने अज्यूम किया है तो पानी का एक सिलेंड्रिकल हिस्सा इतना पार्ट का आप यहाँ पे इसी पानी का एक सिलेंड्रिकल पार्ट थोड़ा सा अज्यूम करके चलो, मान के चलो। अब इस सिलेंड्रिकल पार्ट पे चारों तरफ से देखो, अगर मैं इस सिलेंड्रिकल पार्ट को बाकी पानी से अलग करूँ तो बाकी जो आपका लिक्विड है वो बाकी लिक्विड इस पर क्या करेगा, हर तरफ से फोर्स एक्सर्ट करेगा। कहाँ कहाँ से फोर्स एक्सर्ट करेगा, एक तो भाई यहाँ से फोर्स लगाएगा, दूसरा फोर्स यहाँ से लगाएगा, तीसरा ऊपर से फोर्स आएगा और चौथा भाई नीचे से फोर्स आएगा। चारों तरफ से इसका लिक्विड है और चारों तरफ से लिक्विड जो है इस पर फोर्स लगाएगा। एक फोर्स इस पर और लगेगा और ये फोर्स जो होगा वो नीचे की ओर होगा और ये इसका वेट होगा। जो ग्रेविटेशन फोर्स है, जो अर्थ इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स mg लगाएगी, इसका जितना मास है दैट मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, मतलब इसका खुद का जो वेट है वो नीचे की ओर एक्ट करेगा। तो एक तो वेट mg लग रहा है, ऊपर से एक फोर्स लग रहा है, लेट्स से कि वो फोर्स F1 है, नीचे से जो फोर्स लग रहा है लेट्स से वो फोर्स आपका F2 है जो ऊपर की ओर लगेगा। ऑब्वियस सी बात है, इसको दबाया जाएगा हर तरफ से। जब आप किसी लिक्विड में कोई ऑब्जेक्ट डालते हो तो ऑब्जेक्ट पर हर तरफ से फोर्स लगाकर उसको दबाता है। उसी तरह से ये आपका लिक्विड का हिस्सा एक जो हमने कंसिडर किया है, उस पर बाकी हिस्सा इसको हर तरफ से दबाएगा परपेंडिकुलर फोर्सेस लगा के। खैर ये जो साइड के दोनों फोर्सेस है, ये दो ही फोर्स नहीं होंगे। अगर सिलेंड्रिकल हिस्सा आप मान के चलोगे तो चारों साइड से ऐसे दबाया जाएगा। तो ये जो सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं तो ये तो आपस में बैलेंस हो जाएंगे। आई थिंक इसको मैंने ढंग से बनाया नहीं है, थोड़ा टेढ़ा हो गया है, चलेगा, आप समझ तो जा रहे हो ना। I think now it is perfect. ओके, तो देखो आपकी जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है ये तो सारे बैलेंस हो जाएंगे, लेकिन वर्टिकल फोर्सेस में हम लोग देखते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस तो इक्वल ऑपोजिट हर जगह पे एक्ट करेगा, ये तो उसको आप वैसे ही छोड़ दो। अब हम लोग वर्टिकल फोर्सेस की बात करते हैं। वर्टिकली एक नीचे से फोर्स F2 लग रहा है, एक ऊपर से फोर्स F1 लग रहा है और ये वेट mg लग रहा है, और ये तीनों फोर्स भी आपस में डेफिनेटली बैलेंस करेंगे, क्योंकि आपका जो लिक्विड है, लिक्विड का जो ये पार्ट है सिलेंड्रिकल पार्ट, तो सिलेंड्रिकल पार्ट इज एट रेस्ट। हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ लिक्विड इज एट रेस्ट। क्योंकि ये रेस्ट पे है तो इस पर लग रहे सारे फोर्सेस क्या होंगे, बैलेंस्ड होंगे। फोर्सेस ऑन इट आर बैलेंस्ड। अब अगर फोर्सेस बैलेंस्ड है तो इसका मतलब क्या, टोटल अपवर्ड फोर्स विल बी इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। अब मुझे एक बात बताओ कि टोटल अपवर्ड फोर्स कितना लग रहा है इस पेपर। देखो नीचे की ओर एक F1 लग रहा है और mg लग रहा है, इसका मतलब F1 प्लस mg ये नीचे की ओर लग रहा है, और ऊपर की ओर कौन सा फोर्स लग रहा है, एक F2 लग रहा है, तो F2 ऊपर की ओर लग रहा है। तो टोटल ऊपर का फोर्स और टोटल नीचे का फोर्स दोनों इक्वल हो जाएंगे और ये इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। तो टोटल अपवर्ड फोर्स F2 विल बैलेंस F1 प्लस mg। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो टोटल नीचे का फोर्स विल बी इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स में यहाँ पे ये आपका F2 इज इक्वल टू F1 प्लस mg आ गया। अब सुनो, क्योंकि ऊपर वाले एक
पर्टिकुलर एरिया है, ऊपर वाला जो भी एरिया रहेगा उसको हम लोग ए मान के चलते हैं, जो एरिया जो भी है ये ए मान के चलते हैं, नीचे का भी जो एरिया होगा वो ए ही होगा, राइट। तो इस पर्टिकुलर एरिया पे F1 फोर्स लग रहा है, तो ऊपर में एक प्रेशर जनरेट हो रहा है इस पॉइंट पे, इस वाले पार्ट पे, जिसको हम प्रेशर P1 बोलेंगे, और नीचे भी आपका फोर्स की वजह से प्रेशर जनरेट हो रहा है, इसको हम P2 बोलेंगे। प्रेशर का फॉर्मूला हम जानते हैं, प्रेशर P1 इज इक्वल टू फोर्स F1 अपॉन एरिया हो जाएगा। तो यहाँ से आपको F1 का वैल्यू मिल जाएगा, F1 इज इक्वल टू P1 इंटू ए मिल जाएगा। लेट दिस बी इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं यहाँ का प्रेशर P2 कैलकुलेट करूँ तो P2 विल बी इक्वल टू F2 अपॉन ए, और यहीं से आपको F2 का वैल्यू मिल जाएगा, F2 इज इक्वल टू P2 इंटू ए, दिस इज इक्वेशन 3। F1 और F2 दोनों के वैल्यूज उठा के आप इक्वेशन 1 में डाल दो। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पुट 2 and 3 इन इक्वेशन 1। तो F1 का वैल्यू P1 इंटू ए इसमें डालो, F2 का वैल्यू क्या है P2 इंटू ए। तो यहाँ पे F2 की जगह पे क्या डाल दोगे, F2 की जगह पे क्या आ जाएगा P2 इंटू ए इज इक्वल टू F1 की जगह पे क्या डालोगे P1 इंटू ए प्लस, और ये आपका वेट mg आ जाएगा, ठीक है। नाउ से यहाँ पे P2 इंटू ए प्लस इज इक्वल टू P1 इंटू ए, और हमने पहले देखा था कि मास को आप डेंसिटी के टर्म्स में लिख सकते हैं। हमें पता है कि डेंसिटी जो होता है वो मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो हम मास को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम जी, ठीक है। अब देखो V क्या है आपका, इसका वॉल्यूम, ये जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम, और मैंने ये भी बता रखा है, हमने लास्ट डेरिवेशन में देखा था कि एक सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम जो होता है वो बेस का एरिया। अब ये बेस का एरिया अगर हम ए है, हमने ए मान के रखा हुआ है यहाँ पे ना, बेस का एरिया देखोगे तो ए मान के रखा हुआ है, तो बेस का एरिया मल्टीप्लाइड बाय इसका जो भी होगा हाइट, दैट इज हाइट h। अब सुनो, यहाँ पे हम लेते हैं मेजरमेंट। मेजरमेंट कैसे लेते हैं वो ध्यान से देखो। हम क्या करते हैं यहाँ पे कि भाई मेजरमेंट यहाँ से स्टार्ट करते हैं लेना, इसको आप मान लो ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब होता है x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 मान लिया। और हम क्या करेंगे, ऊपर के साइड जो भी मेजरमेंट लेंगे वो हम नेगेटिव लेंगे, और नीचे के साइड जो भी मेजरमेंट लेंगे वो हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। आप नेगेटिव पॉजिटिव कहीं भी मान सकते हो, तो मैंने इस तरीके से मान लिया, काम करते ये बाद में देखेंगे। फिलहाल हम सारा मेजरमेंट जो लेंगे वो कहाँ से लेंगे, ऊपर के साइड से लेंगे, ये ऊपर वाले हिस्से, ऊपर वाले पार्ट से लेंगे, यहाँ से, इस पॉइंट से। ये आपका x इज इक्वल टू 0 है इस पॉइंट पे। अब यहाँ से अगर आप सपोज करो इस पॉइंट तक आते हो, ये वाले हिस्से तक जहाँ पे आपका पहला एरिया है, तो ये डिस्टेंस को मैं x1 मान लेता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और दूसरा हिस्सा जो आपका यहाँ पे दिख रहा है, ये पॉइंट, ये आपका x2 मान लिया जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, राइट। अब मुझे आप ये बताओ कि इसका हाइट जो होगा, ये वाला हाइट, ये क्या होगा। देखो ऊपर से ये डिस्टेंस x1 है, और यहां से यहां तक ये पूरा डिस्टेंस आपका x2 है। तो अगर मैं ये चाहता हूं ये हाइट इसकी, तो वो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, राइट। तो यहां पे ध्यान से देखना, अगर मैं अगला स्टेप लिख रहा हूं P2a इज इक्वल टू P1a प्लस रो, वॉल्यूम क्या होगा इसका बताओ, वॉल्यूम क्या होगा, एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो इसका एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट। अब ये हाइट क्या होगा बताओ, ये हाइट होगा आपका पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक का x2 में से अगर आप x1 ऊपर का माइनस कर दो तो इसका हाइट मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं x2 माइनस x1, ये पूरी हाइट है इसकी। तो वॉल्यूम जो है वो एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट होता है, और हाइट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है x2 माइनस x1 इंटू जी, ठीक है। x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा, इसका हाइट हो जाएगा, बस। अब इस केस में आप देख सकते हो कि एरिया सब में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो आप यहां से एरिया कॉमन ले लो, तो ये एरिया आपका कैंसल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या, P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो x2 माइनस x1 इंटू जी। इसको आप नोट डाउन कर लेना, ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, लेट दिस बी इक्वेशन 4, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, इसको मैं हटा देता हूं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो सिलेंडर आपको ध्यान से दिखाई दे रहा है, इसका हाइट x2 माइनस x1 है, हम ऊपर से देख रहे हैं
x2 यहाँ तक आएगा, x1 यहाँ तक आएगा, x2 माइनस x1 आप हटा दो तो ये हाइट आ जाएगा। तो वॉल्यूम मतलब क्या होता है, एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट, और ये जी ऐसा ही है, ठीक है। अब यहाँ देखो हम क्या करते हैं, इस सिलेंडर को धीरे 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 ऊपर खसका दो। मतलब मैं वापस यहाँ पे ड्रॉ करके आपको बताता हूँ कि अब आपको करना क्या है, स्पेशल केस यहाँ पे कि आप इस सिलेंडर को, जो आपने सिलेंडर मान रखा है बीच में यहाँ पे, इसको सबसे टॉप लेवल पे लेके चले जाओ ऐसे, ठीक है। बाकी तो आपका है ही, ये तो लिक्विड यहाँ पे रहेगा ही। हमने जो सिलेंडर अज्यूम किया है उसको हम क्या लेके चले गए, एकदम टॉप पे। धीरे धीरे ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, इस वाले पार्ट को धीरे धीरे खिसका के हम लोग ऊपर लेके चले गए, ठीक है। अब ये जो x1 है हमने मेजरमेंट यहीं से लिया था और इसका टॉप वाला हिस्सा हम ऊपर ही उठा के लेके चले गए। तो इसका मतलब ये वाला जो हिस्सा अब हो जाएगा आपका x1, वो हो जाएगा आपका 0, समझ गए। और ये वाला पार्ट जो है आपका, अगर मैं यहां से पूरा जो डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक, इसका जो हाइट है, इसको अगर मैं h अज्यूम कर लो तो आपका ये जो नीचे वाला पार्ट था x2, वो x2 हो जाएगा h। समझे कि नहीं समझे, ये 0 है और ये जो नीचे वाला हिस्सा आपका x2 था, जहां पे हमने x2 माना हुआ था, ये x2 क्या हो जाएगा आपका, अगर मैं इसको h लिख देता हूं तो x2 विल बी इक्वल टू h। अच्छा, ये ध्यान रहे कि यहाँ पे हमने एक स्पेशल नोटेशन यूज किया हुआ है, हम जो भी डिस्टेंसेस ऊपर की ओर मेजर करेंगे वो नेगेटिव मेजर करेंगे और नीचे की ओर जो मेजर करेंगे वो पॉजिटिव मेजर करेंगे। आप नेगेटिव पॉजिटिव किसी भी डायरेक्शन में डिफाइन कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। वहां पे बस आपको मेंशन करना होगा कि हम ऊपर, तुम्हारा टेक्स्ट बुक में शायद नीचे वाले को नेगेटिव माना है और ऊपर वाले को पॉजिटिव माना है, जो हम जनरली करते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरे हिसाब से अगर आप नीचे पॉजिटिव मानोगे तो तुम्हारे लिए लिखना ज्यादा आसान हो जाएगा। ये काम तुम कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे आपका जो ये वाला टॉप वाला पार्ट है वो अब एयर के कांटेक्ट में आ चुका है। बाहर तो एयर है ना, जो टॉप वाला सरफेस है वो कहाँ जा चुका है, एयर के कांटेक्ट में आ चुका है। पहले उसके ऊपर लिक्विड था, अब वो एयर के कांटेक्ट में आ चुका है। तो अब यहाँ पे जो प्रेशर पड़ेगा, जो प्रेशर हमने यहाँ पे P1 लेके रखा था, यहाँ पे जो प्रेशर P1 पड़ रहा था वो अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि एयर का जो प्रेशर है वो हम उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखते हैं। और यहाँ पे जो प्रेशर पड़ रहा था P2, इसको हम क्या करते हैं, P लिख देते हैं समझे। और हमारे पास इक्वेशन क्या है बताओ, इक्वेशन 4 से P2 इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, फ्रॉम 4 व्हाट वी हैव, P2 इज इक्वल टू P1 प्लस, या फिर आप एक काम करो, P2 इज इक्वल टू लिख देते हैं, चलो P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो x2 माइनस x1 इंटू जी, राइट। अब इसमें हमको करना क्या बताओ, हमने क्या किया, इसको जब ऊपर खसका दिया तो P1 का वैल्यू क्या हो गया, P हो गया। तो P1 का वैल्यू आप डाल दोगे P नॉट, P2 का वैल्यू आप क्या लिखोगे, P2 का वैल्यू लिखोगे P, और x1 का वैल्यू 0 और x2 का वैल्यू आप h लिखोगे। टेक्स्ट बुक में माइनस h यूज किया हुआ है क्योंकि वो नीचे नेगेटिव मान के चल रहा है, तो वो मैं जैसा लिखा रहा हूं आप वैसा लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने आपको नोट्स दे रखा है, आप वैसा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारे वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो P2 की जगह पे P लिख दो, P1 की जगह पे P नॉट लिख दो, प्लस अरे P नॉट प्लस रो, x2 की जगह पे क्या लिखना है, h लिखना है, x1 की जगह पे 0 लिखना है, और ये g आ गया आपका, ये इस पार्ट के लिए। अब h माइनस 0 तो आपका h होता है, तो आप लिख सकते हो फाइनली यहाँ पे P इज इक्वल टू P नॉट प्लस रो एच जी, या फिर रो जी एच, जो भी लिखना है आपको। और ये आपका प्रेशर का फॉर्मूला आ गया। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे जो P प्रेशर है वो इस पॉइंट पे है, ये पॉइंट h डिस्टेंस नीचे है आपके टॉप सरफेस से या फिर फ्री सरफेस से। ये जो टॉप सरफेस होता है उसको फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड बोला जाता है, जो कि एयर के कांटेक्ट में है। मतलब ये कि अगर सपोज करो मैं फ्री सरफेस से h डिस्टेंस नीचे अगर प्रेशर कैलकुलेट करता हूं तो ये प्रेशर दो पार्ट में होता है। एक तो प्रेशर P नॉट प्लस आपका रो जी एच। देखो रो जी एच हम पहले ही देख चुके थे कि लिक्विड के कॉलम की वजह से आता है। तो ये जो लिक्विड कॉलम आपका दिख रहा है,
h हाइट का लिक्विड कॉलम, इसके वजह से यहाँ पे प्रेशर क्या आ रहा है, ρgh आ रहा है। उसके अलावा भाई देखो ये जो पॉइंट है यहाँ पे, इस पॉइंट पे अगर मैं बात करूं इस लेवल पे, इस पे इतना लिक्विड कॉलम का हाइट इससे प्रेशर देके दबा रहा है, पर उसके अलावा ऊपर जो एयर है वो एयर भी उसे दबा रहा है। तो इसका मतलब इस पॉइंट पे लिक्विड का प्रेशर तो होगा ही, साथ साथ ऊपर एयर का भी प्रेशर होगा। इसलिए यहाँ पे आपका दो प्रेशर आ रहा है, एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर से जो आ रहा है, और साथ ही साथ दूसरा लिक्विड का प्रेशर जो कि ρgh होता है, ये हम पहले से ही जानते थे। तो यहाँ पे आप देखो कि आपका प्रेशर दो पार्ट में है, एक लिक्विड का जिसको हम ρgh लिख रहे हैं, और दूसरा एयर का जिसको हम लोगों ने P0 या एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम बोलते हैं, जानते हैं। अब यहाँ पे देखो ये जो P0 है इसको आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हो, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। और ये जो आपका ρgh है इस ρgh को एक्चुअली में गेज प्रेशर बोला जाता है। जो लिक्विड का प्रेशर होता है ना, लिक्विड कॉलम की वजह से जो प्रेशर आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गेज प्रेशर बोलते हैं। और ये जो P है आपका टोटल दोनों का मिला के, इस पॉइंट पे जो टोटल प्रेशर होगा, लिक्विड के वजह से जो प्रेशर आएगा प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दोनों मिला के जो टोटल प्रेशर यहाँ पे होगा, ये P, इसको बोला जाता है एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर, समझ गए। सो एब्सोल्यूट प्रेशर इज नथिंग बट टोटल प्रेशर किसी पॉइंट पे। तो आप ध्यान रखना कि लिक्विड अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूं, लिक्विड का अगर मैं यहाँ पे कॉलम ड्रॉ कर रहा हूं, और अगर मैं h हाइट नीचे आता हूं यहां से, तो इस पॉइंट पे, हर पॉइंट पे देखो एक सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हर पॉइंट पे प्रेशर सेम होता है, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं। इस हॉरिजॉन्टल लेवल पे हर पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा। तो इस पर जो प्रेशर होगा वो क्या होगा बताओ, एक तो लिक्विड कॉलम का प्रेशर ρgh, और ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा वो होगा P0, ठीक है। इसको हम बोलेंगे गेज प्रेशर, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और दोनों मिलाकर जो आपका टोटल प्रेशर यहाँ पे बनता है उसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। समझ गए। एक चीज और देखो यहाँ पे, इसको मैं हटा देता हूँ, आई होप मतलब समझ गए रहोगे आप। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि अगर सपोज करो मैं P इज इक्वल टू P0 प्लस ρgh लिखता हूँ, तो आप देखोगे कि P माइनस P0 जो है वो ρgh हो जाता है, राइट। इसको मैं साइड से लिख रहा हूं, ये देखो P इज इक्वल टू P0 प्लस ρgh हो जा रहा है। तो आपके बुक में डिफाइन कैसे किया गया है गेज प्रेशर को, इसको तुम गेज प्रेशर बोल रहे हो। गेज प्रेशर को कैसे डिफाइन किया गया, इट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब एब्सोल्यूट प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बीच में जो डिफरेंस है वही आपका गेज प्रेशर है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन अगर पूछे तो आप वो लिख देना, नो डाउट अबाउट दैट। हाँ, लेकिन मीनिंग तो आप समझ गए ना कि एक्चुअली जो लिक्विड का कॉलम की वजह से जो प्रेशर आता है उसी को गेज प्रेशर बोला जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ये दोनों मिला के जो इस पॉइंट पे आ रहा है वो टोटल प्रेशर, उसी को हम एब्सोल्यूट प्रेशर बोल रहे हैं। क्लियर है। इसमें बच्चों एक और चीज है वो भी हम लोग देख लेते हैं। देखो लिक्विड की बात तो चलो हो गई, लेकिन लिक्विड के ऊपर जो है आप देखोगे तो एयर है। तो आपके टेक्स्ट बुक में एयर में जाके भी चीज़ों को समझाया है, मैं भी थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सी, यहाँ तक तो आपका मान लो लिक्विड भरा हुआ है, सॉरी, तो यहाँ तक मान लो आपका लिक्विड भरा हुआ है। अब हमने क्या किया था, यहाँ पे देखो ये जो आपका लिक्विड सिलेंड्रिकल पार्ट हमने कंसिडर किया था उसको घिसका घिसका के यहाँ तक ले आए थे, ठीक है, यहाँ तक ले आए। अब मान लेते हैं इस सिलेंडर को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा पलट देते हैं। मतलब ये जो पूरा सिलेंडर आपको दिख रहा है ना ऐसे, इसको ऐसे उठा के ऊपर पलट दो, ठीक है। ये ऐसा सिलेंडर है, इसको उठा के ऐसे पलट दो। तो ऐसे पलट दोगे तो सिचुएशन क्या हो जाएगा बताओ। अब ये सिलेंडर चला जाएगा थोड़ा सा ऊपर, और इसको मैं दूसरे कलर से बना लूँ तो बेटर होगा। लेट्स से कि आपका सिलेंडर चला गया है कुछ इस तरीके से ऊपर, है ना, ऐसे, और ये पूरा आपका लिक्विड जैसा था वैसा का वैसा लिक्विड रहेगा। सिलेंडर को उठा के हम लोग ने ऊपर डाल दिया है, जो भी हमने सिलेंडर अज्यूम किया था। तो अब ये देखो सिलेंडर पानी का हिस्सा नहीं है, अब जो आप सिलेंडर कंसिडर कर रहे हो ये एयर का हिस्सा है, एयर के अंदर की चीजें हैं। और मान लेते हैं कि आपका ये जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है वो डिस्टेंस आपका d है, ये जो पूरा डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज d। यहां पे जो प्रेशर हमने एज्यूम किया हुआ था वो प्रेशर क्या था आपका बताओ, ये वाला पार्ट था ना, ये देखो, इसको पलट के ऊपर कर दिया
तो ये जो टॉप वाला लेयर था P1 इज इक्वल टू P नॉट, तो ये तो अभी भी क्या होगा आपका P1 ही होगा। यहाँ पे प्रेशर आपका P1 होगा, और वो देखो ये सरफेस के ऊपर ही है ना, सिलेंडर जो है ये जो हिस्सा है आपका वो सरफेस के ऊपर है, तो यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा P नॉट। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर टॉप लेवल पे है, लेकिन एयर के अंदर जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने लग जाता है। तो मान लेते हैं यहां तक जाते जाते आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो हो गया P, समझे कि नहीं। जैसे जैसे आप एयर में ऊपर जाओगे यहाँ पे आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट था, जो कि इस लिक्विड के सरफेस पे था। धीरे धीरे आप ऊपर जाओगे तो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने लग जाता है, और यहाँ तक जाते आते आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर P हो गया, और यहाँ पे जो भी प्रेशर था उसको हमने P2 ले रखा था। तो यहाँ का प्रेशर P, यहाँ का प्रेशर P नॉट, P1 P2 आ गया। डिस्टेंस यहाँ पे हो गया D, और हमने डिस्टेंस का मेजरमेंट कैसे लिया था बताओ। ये जो था हमारा ये पॉइंट, ये हमारा x का यहाँ पे ले लेते हैं, ये पार्ट क्या था बताओ, x1 था, सॉरी ये पार्ट यहाँ पे x1 था ना, तो x1 का वैल्यू 0 होगा, और फिर ये वाला पार्ट हमारा x2 था। अब ये x2 का वैल्यू मैं क्या लिखूं बताओ। यहां से ऊपर जाओगे तो ये डिस्टेंस क्या होगा d, लेकिन पहले ही हमने बताया था कि ऊपर की ओर हम नेगेटिव लेंगे, उल्टा ले रहे थे, और नीचे की ओर हम पॉजिटिव लेंगे, तो हमारा ये जो पॉइंट x2 है वो -d हो जाएगा, समझे। अब फिर से फ्रॉम इक्वेशन 4 पे चलो, फ्रॉम इक्वेशन 4 में क्या था बताओ, P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो, P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो x2 माइनस x1 इंटू जी, यही था ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या बताओ, जो हमारा P1 था वो तो हमारा P नॉट है, ये जो इसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही पड़ रहा है ना, तो P1 इज इक्वल टू P नॉट हो जाएगा, वो तो ठीक है। और P2 को हमने P लिख रखा है, जो यहाँ का प्रेशर है ऊपर टॉप लेवल पे उसका प्रेशर P लिख रखा है। डेंसिटी इस बार जो होगा वो एयर की डेंसिटी होगी, क्योंकि अब सिलेंडर आपका लिक्विड का नहीं है पार्ट, अब वो एयर का पार्ट है, तो हम जो डेंसिटी रो है उसकी जगह पे रो एयर लिख देंगे, एयर की डेंसिटी। और x2 के जगह पे x1 के जगह पे 0 लिखोगे, और x2 के जगह पे आप क्या लिखोगे, -d लिखोगे। ये सारे वैल्यूज इसमें उठा के डाल दो, तो P2 की जगह पे आपका आ जाएगा P, P1 की जगह पे P नॉट, और डेंसिटी की जगह पे आपका डेंसिटी ऑफ एयर आ जाएगा। x2 की जगह पे आप लिखोगे -d, माइनस x1 की जगह पे 0, और ये g, ये माइनस साइन आप यहाँ पे ले लो, तो P इज इक्वल टू P नॉट माइनस रो एयर इंटू d इंटू जी, ये आपका प्रेशर आ गया। अब ये प्रेशर आप ध्यान से देखोगे इस इक्वेशन को, तो यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है, इस वाले में प्लस, यहाँ पे क्या आ रहा था आपका प्लस रो जी एच आ रहा था, पर यहाँ पे क्या आ रहा है आपका माइनस रो डी जी आ रहा है। तो इससे ये क्लियर पता चलता है कि जैसे जैसे आप D को बढ़ाओगे, माइनस में है तो आपका प्रेशर कम होता चला जाएगा। D बढ़ाने का मतलब है जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे एयर में, एटमॉस्फेयर में, तो D बढ़ता जाएगा। माइनस में अगर बढ़ रहा है ये टर्म, तो इसका मतलब प्रेशर को कम करता जाएगा। तो आप इस टॉप लेवल से जितना ऊपर जाओगे उतना ही प्रेशर कम होता जाएगा। पर यहाँ पे हमको क्लियरली दिख रहा है इट इज प्लस रो एच जी, एच हम लोग ऊपर से मेजर कर रहे हैं नीचे की ओर, तो जितना ज्यादा एच बढ़ता जाएगा, मतलब जितना आप लिक्विड के अंदर घुसते जाओगे डेप्थ में, प्लस में है ना, तो उतना ही प्रेशर वहां पे इंक्रीज होता जाएगा। समझ में आया केस। तो ये आपके लिक्विड के अंदर का प्रेशर उतना ही बढ़ता जा रहा है, और यहाँ पे ये एयर की बात कर रहा है। एयर में जितना ऊपर आप चलते जाओगे आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम होता जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपका यहाँ पे बच्चों होता है खत्म, और इस टॉपिक को बढ़ाते हैं आगे, और आगे हम बात करेंगे यहाँ पे दैट इज हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। जस्ट अ सेकेंड, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। अब ये क्या है ध्यान से देखते हैं। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, देखो हाइड्रोस्टैटिक का मतलब तो मैंने आपको बताया, क्योंकि हम फ्लूइड को रेस्ट पे है तब पढ़ रहे हैं, इसलिए हम इसको हाइड्रोस्टैटिक बोल रहे हैं। पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसी चीज जो हमें सुनने में बड़ा अजीब या लगे या इम्पॉसिबल सा लगे, पर एक्चुअली में उसको कुछ लॉजिक है और वो होता है। ठीक है, तो देखने में इम्पॉसिबल सा लगे पर वो करेक्ट होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में जनरली वो करेक्ट होता है, सही होता है, तो हम उसको पैराडॉक्स बोलते हैं। समझे। तो यहाँ पे अब ऐसा कौन सा पैराडॉक्स है ये थोड़ा समझते हैं।
जैसे मान लो यहाँ पे अगर मैं सपोज करो आपके हाथ में 3 टाइप का कंटेनर रखूँ, 3 या 4 टाइप के कंटेनर रखूँ। एक कंटेनर कुछ ऐसा होगा आपका, इस तरीके से, मतलब ऐसे कंटेनर्स रखूँ जिसमें बेस जो होगा वो सेम होगा। इतना बेस है तो यहाँ पे भी उतना ही बेस रखता हूँ मैं, और एक कंटेनर ऐसा होगा। तीनों का बेस सेम रखना है, ओके। और उसके बाद ऐसे सेम बेस और यहाँ पे लेके रख दो, पर ये कंटेनर कुछ ऐसा होगा। समझ रहे हो, राइट? अच्छा, इसमें तीनों पे सेम लेवल पे आप पानी भर दो। तीनों का जो लेवल होगा वाटर का या कोई भी लिक्विड है, अरे भाई, वाटर का लेवल तीनों में सेम रखो, सेम हाइट पे। यहां, इसमें भी यहां, और इसमें भी यहां। ये पानी यहां भर दिया और यहां पे पानी भर दिया, ठीक है। अब मैं आपसे ये पूछूं कि एक बात बताओ कि भाई तीनों में से अगर मैं बेस पे प्रेशर कैलकुलेट करूंगा, यहाँ पे और यहाँ पे बॉटम में प्रेशर कैलकुलेट करूं, और यहाँ पे अगर मैं बॉटम में प्रेशर कैलकुलेट करूं, तो तीनों प्रेशर अलग अलग आएगा कि सेम आएगा? तो आप बोलोगे सर हमको तो लग रहा है कि इसको आप उठा के ऐसे हाथ पे, 3 लोगों के हाथ पे रखता हूं मैं आपसे पूछता हूं कि तीनों, अगर मैं हाथ में तीनों को लेता हूं, तीनों कंटेनर को, तो मेरे हाथ पे प्रेशर तीनों केस में सेम लगेगा कि अलग अलग लगेगा? बॉटम पे ये जो लिक्विड कॉलम प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, ये जो लिक्विड कॉलम यहाँ पे सबके बॉटम में प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, वो प्रेशर तीनों के केस में सेम होगा या अलग अलग होगा? देखो, देखने में लगता है कि भाई यहां बहुत सारा पानी है तो यहां पे प्रेशर काफी ज्यादा होगा, इसमें सबसे कम पानी है तो इसके अंदर प्रेशर सबसे कम होगा, पर ऐसा नहीं है। और ये अजीब ऐसा इसलिए लग रहा है यहाँ पे, मतलब ये आपका कॉन्सेप्ट जो है वो अजीब लग रहा है आप लोगों को, इसलिए हमको क्या बोला जाता है, इसको हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। क्योंकि अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई तीनों के बॉटम पे प्रेशर जो होगा वो सेम होगा, मान लो इसका प्रेशर P1 है, इसका प्रेशर P2 है, इसका प्रेशर P3 है, तो मैं यहां पे बोलता हूं कि P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P3। अब ये देखने में बड़ा अजीब लग रहा है, ऐसा लग रहा है इम्पॉसिबल सा लग रहा है, पर ये एक्चुअली में थियोरेटिकली सही है। और ये क्योंकि अजीब लग रहा है हमें, पहले दफा में हमको इम्पॉसिबल सा लगता है कि इतना सारा पानी है, ये भी यहाँ पे उतना ही प्रेशर डाल रहा है, और इतना कम पानी है और ये भी बॉटम पे उतना ही प्रेशर डाल रहा है, राइट? तो क्योंकि सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है, इम्पॉसिबल जैसा लग रहा है, पर ये सही चीज है, इसलिए इसको पैराडॉक्स बोला जाता है, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, राइट? अब इसका रीजन क्या है और कैसे यहाँ पे कम पानी होने के बाद भी और ज्यादा पानी होने के बाद भी बॉटम पे जो प्रेशर है वो सेम लग रहा है, इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। तो इस बात पे ध्यान रखना है यहाँ पे कि आपका तीनों का जो हाइट है लिक्विड कॉलम का, वो तीनों का सेम है। तो हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स अगर आप स्टेटमेंट देखो तो स्टेटमेंट सिंपल है कि बॉटम पे देखो, इवन बेस का एरिया भी मैटर नहीं करता है, एरिया भी अगर आप छोटा बड़ा कर दोगे ना, अगर लिक्विड कॉलम का हाइट सेम रखोगे तो तीनों के बॉटम पे प्रेशर सेम मिलेगा आपको। मैंने यहाँ पे हाइट इसलिए, बेस का जो एरिया है वो बेस का एरिया तीनों पे यहाँ पे सेम इसलिए रखा है ताकि आप कंपेयर करने में आपको आसानी हो कि हाँ इसमें भाई बहुत पानी है, इसमें कम पानी है, और इसमें जो पानी है वो इन दोनों के कंपैरिजन में बीच में आता है, ठीक है? तो हम कंपेयर कर पाए वाटर के क्वांटिटी या लिक्विड के क्वांटिटी को, इसलिए मैंने बेस सेम रखा है, समझे? अगर बेस सेम ना भी हो, लेकिन अगर हाइट सेम है लिक्विड कॉलम का और आपके कंटेनर का शेप चाहे कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपका प्रेशर जो होगा बॉटम का वो सेम ही आएगा अगर हाइट सेम है तो। इसका मतलब प्रेशर only depends on height of liquid column, height of liquid column। ये है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स कि चाहे कितना भी पानी ले लो, किसी भी शेप का कंटेनर ले लो, कुछ भी कर लो, अगर आपका हाइट सेम है लिक्विड कॉलम का तो प्रेशर भी सेम होगा, चाहे कंटेनर कैसा भी हो। तो ये आपका हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स है, प्रेशर ओनली डिपेंड्स ऑन हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम एंड नॉट ऑन शेप ऑफ कंटेनर। कंटेनर के शेप पे प्रेशर डिपेंड करता ही नहीं है, समझे? तो एक तो यहाँ पे एग्जांपल देख लिया, अब इसका रीजन मैं आपको बता रहा हूँ। इवन आप कैसा भी शेप ले लो उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर आपने टेढ़ा भी लिया हुआ है ना,
ऐसे ऐसे करके, ऐसा भी अगर आपने कोई कंटेनर लेके रखा हुआ है, लेकिन उसमें आपने हाइट देखो, यहां तक हाइट है इसके अंदर, तो यहां पे भी इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये कंटेनर को अगर आप ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, और ये इसी हाइट तक आप अगर इसके अंदर पानी भर देते हो, मतलब हाइट सेम होना चाहिए, अगर ऐसे रखते हो तो इसके बॉटम पे भी उतना ही प्रेशर पड़ेगा जितना प्रेशर बाकी सबके बॉटम पे पड़ रहा है। कंटेनर कैसा भी रहे, कितना भी उसका शेप कैसा भी बिगड़ा हुआ रहे, कुछ भी रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता, बेस का एरिया कुछ भी रहे, अगर वाटर का लेवल या फिर लिक्विड का लेवल अगर सब में सेम है तो प्रेशर भी सबके बॉटम पे सेम होगा। दैट इज योर हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। प्रेशर ओनली डिपेंड्स ऑन हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम एंड नॉट ऑन शेप ऑफ द कंटेनर। समझे? तो अब ये एक्सपेरिमेंट करके देखा गया था, उसमें कैसा था कि अलग अलग शेप का हमने कंटेनर बनाया था। किसी में कंटेनर का शेप ऐसा रखा था, ये मैं आपको बता रहा हूँ इस तरीके से, फिर किसी में शेप आपका जो था वो सीधा सीधा ऐसा था, किसी में शेप ऐसा था जिसमें मैंने आपको बताया था। तो ऐसे जितने भी तुम्हारे पॉसिबल केसेस तुम ले लो, और इसको अगर मान लो मैं ढक देता हूँ, जब इसके अंदर पानी भरना शुरू किया, ठीक है, तो पानी का लेवल सब में आपको सेम नजर आएगा। मतलब जब तक सब में सेम नहीं हो जाता तब तक पानी, इसमें अगर मान लो आप लिक्विड भरना शुरू कर देते हो तो लिक्विड यहाँ से बाकी जगह फ्लो होना शुरू हो जाएगा, फ्लो होते होते सबको भरेगा। तो जब आप देखोगे, आप लिक्विड आप भरते जाओगे इसके अंदर, तो फाइनली आप देखोगे कि भाई सबके अंदर लिक्विड कॉलम का जो हाइट है वो सेम है, एक ही हाइट तक सबके अंदर लिक्विड कॉलम जाता है, चाहे कोई कितना भी पतला हो, कैसा भी शेप हो, कितना भी बड़ा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। लास्ट में रुकेगा तब जब सबके अंदर लिक्विड कॉलम सेम का हाइट सेम हो जाए। इसका रीजन ये है, देखो कि भाई लिक्विड यहां से यहां फ्लो करता है, फिर यहां से यहां फ्लो करता है। तो शुरुआत में क्या होता है, जब आप इसके अंदर लिक्विड डालते हो तो यहाँ पे लिक्विड आता है, तो ये हाई प्रेशर पे होता है, ये लो प्रेशर पे होता है। हाई टू लो लिक्विड फ्लो करता है, फिर यहाँ से हाई टू लो लिक्विड फ्लो करता है। फाइनली आपका ये हाई टू लो प्रेशर पे जो लिक्विड फ्लो हो रहा है ये तब रुकेगा। कोई भी फ्लूइड जो है वो हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर फ्लो करता है। अब ये फ्लो होना कब बंद होगा बताओ? जब दोनों पॉइंट का प्रेशर सेम हो जाएगा तब लिक्विड फ्लो होना बंद हो जाएगा। और प्रेशर कब सेम होगा? जब इसके ऊपर का लिक्विड कॉलम का हाइट सेम हो जाएगा। अब इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि आपका कंटेनर का शेप कैसा है, आपका कंटेनर का साइज क्या है, बेस का एरिया क्या है। आप देखोगे कि सेम हाइट पे आकर अगर रुक रहा है, इसका मतलब क्या, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे तीनों का प्रेशर जो है तीनों जगह का वो सेम है, P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P3। तो आप देख सकते हो कि प्रेशर जो है सिर्फ हाइट पे डिपेंड कर रहा है। तीनों का हाइट सेम हो गया, इसका मतलब प्रेशर सेम हो गया, चाहे कंटेनर कैसा भी रहे। तो सेम हाइट करा के ही रुकता है। वो ये बताता है कि देखो अब प्रेशर इक्वल हो गया है, और प्रेशर इक्वल हाइट होने की वजह से इक्वल हो रहा है। सो प्रेशर ओनली डिपेंड्स ऑन हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम। देख रहे हो ना, प्रेशर ओनली डिपेंड्स ऑन हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम एंड नॉट ऑन शेप ऑफ कंटेनर। दैट इज योर हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। अब ये होता कैसे, तो उसको देखो कैसे एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। जैसे मान लो इसके अंदर कुछ ना कुछ वेट है और लिक्विड का, या ये लिक्विड का वेट जो है बॉटम पे प्रेशर डाल रहा है। तो मान लेते हैं इसका कुछ ना कुछ वेट होगा, लेट्स से कि 5 किलो का यहाँ पे लिक्विड रखा हुआ है, और ये जो एरिया है तुम्हारा ए, इस ए एरिया पे ये प्रेशर डाल रहा है। तो प्रेशर कितना क्रिएट कर रहा है? P1 कर रहा है। अब हमारे लॉजिक के हिसाब से कि चलो 5 किलो का जो वेट है, ये वेट इसको दबा रहा है, तो P1 प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। अब इसमें मान लो 15 किलो का पानी है, यार 15 किलो का पानी तो इस बेस पर ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करना चाहिए, क्योंकि एरिया तो सेम रखा है ना हमने। तो अब यहाँ पे ज्यादा पानी का वेट उसको ज्यादा दबाएगा, तो ज्यादा प्रेशर होना चाहिए, तब प्रेशर सेम कैसा है। तो यहाँ पे देखो होता क्या है कि ये जो पूरा पानी है वो नीचे ऐसे दबा रहा है, और आप देखो कंटेनर का शेप ऐसा है। तो ये जो लिक्विड है वो लिक्विड सिर्फ नीचे ही फोर्स नहीं लगा रहा है, बल्कि इसके साथ जो साइड में कंटेनर का वॉल है उसको भी ऐसे दबा रहा है। कैसे दबा रहा है? देखो ध्यान से, ऐसे दबा रहा है, ठीक है। तो ये कंटेनर क्या करेगा बताओ? उसको वापस से रिएक्शन फोर्स देगा और लिक्विड को ऊपर की ओर धकेलेगा ऐसे। अच्छा, इसमें भी क्या हो रहा है बताओ? इसमें लिक्विड, देखो लिक्विड हमेशा कंटेनर के परपेंडिकुलर फोर्स लगाएगा। अब यहां पे लिक्विड क्या कर रहा है? इस कंटेनर को ऐसे परपेंडिकुलर बाहर की ओर फोर्स लगा रहा है। तो ये क्या कर रहा है? उसको अंदर की ओर फोर्स लगा रहा है। वॉल्स जो है अंदर की ओर फोर्स लगा रहा है लिक्विड को, और इस फोर्स से नीचे या ऊपर वाले
फोर्स का कोई लेना देना नहीं है, या नीचे या ऊपर वाले जो वेट है आपका, वेट तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ना, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन के वेट को कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि जो फोर्स है वो हॉरिजॉन्टली लग रहा है, समझे। लेकिन यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां थोड़ा सा हो जाता है प्रॉब्लम। और यहां होता क्या, देखो फोर्स कैसा लग रहा है बताओ, इस लिक्विड कॉलम पर ये वॉल क्या कर रहा है, ऐसे फोर्स लगा रहा है। अब इस फोर्स को अगर आप दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दो तब आएगा मजा। डिवाइड कैसे करोगे दो कंपोनेंट में, तो एक काम करते हैं, यहां पे एक कंपोनेंट देखो, आप एक क्या करो, एक्स एक्सिस आप ऐसे ले लो, दूसरा आप वाई एक्सिस ऐसे ले लो, और मान लेते हैं ये आपका जो भी रहेगा, यहाँ पे दो कंपोनेंट में डिवाइड कर देते हैं इसको। एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर आप यहाँ कंपोनेंट में कैसे डिवाइड करते हैं, पहले तो आप एक्सिस चूज कर लो, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। अब उसके बाद इसके वेक्टर, इसको ये जो तुम्हारा वेक्टर या फोर्स है इसके टिप पे जाओ, और एक परपेंडिकुलर आप वाई एक्सिस पे ड्रॉ करो और एक परपेंडिकुलर आप एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करो। अब यहां से अगर आप देखोगे तो इस वाले पॉइंट से एक वेक्टर आपका यहां आ जाएगा, और इस वाले पॉइंट से एक वेक्टर आपका यहां आ जाएगा। मतलब आपने क्या किया, इसी फोर्स को दो कंपोनेंट में तोड़ दिया, एक यहां पे और एक यहां पे। अब ये वाले फोर्स को आप भूल जाओ, क्योंकि आपने इसको ऑलरेडी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ऊपर और अंदर की ओर। वैसे ही अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो एक ऊपर की ओर और अंदर की ओर ऐसा फोर्स आ जाएगा, है ना। अब सुनो, इसका मतलब ये आप बोल सकते हो कि ये जो लिक्विड कॉलम है उस पर ये जो वॉल है, आप तो बोलो ऐसे फोर्स लगा रहा है, या फिर इस फोर्स को आपने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया तो आप बोल सकते हो कि जो वॉल है इस लिक्विड कॉलम पे इतना फोर्स ऊपर लगा रहा है और इतना फोर्स साइड में लगा रहा है, मतलब हॉरिजॉन्टली लगा रहा है। यहां से भी और यहां से भी इतना हॉरिजॉन्टली लगा रहा है और इतना पानी को या लिक्विड को ऊपर धकेल रहा है। अब होता क्या है कि ये जो फोर्सेस आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वाला और ये वाला, ये इस डायरेक्शन में लग रहे हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट लग रहे हैं, ये आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। लेकिन जो वॉल इस लिक्विड पे ये वाला फोर्स ऊपर की ओर लगा रहा है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ये दोनों फोर्स क्या करेगा, इस लिक्विड कॉलम को थोड़ा ऊपर उठा लेता है। अब ऊपर उठाने की वजह से क्या होता है, लिक्विड कॉलम का जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था, और वॉल जो है फोर्स लगाने की वजह से उसको थोड़ा सा, उसका एक कंपोनेंट उसे ऊपर उठा ले रहा है। तो बेचारा लिक्विड जो है वो अपना पूरा वेट नीचे नहीं डाल पाता है। मतलब जैसे आप किसी वेइंग मशीन पे जाके खड़े हो जाओ, अपने वेट की वजह से आप वेइंग मशीन को दबाओगे तो वेइंग मशीन आपको वेट बताएगा तुम्हारा वेट इतना है। लेकिन अगर मैं पीछे से थोड़ा सा आपको पकड़ के हल्का सा ऊपर उठा लूं तो आप पूरी तरह से वेइंग मशीन को दबा नहीं पाओगे, तो वेइंग मशीन आपको वेट कम दिखाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसका वेट है 15 किलो, लेकिन क्योंकि इसको वॉल ने क्या कर रखा है, वॉल का एक फोर्स का एक कंपोनेंट ऊपर की ओर धक्का मार के उसको ऊपर उठा लेता है, जिसकी वजह से इसका वेट जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इफेक्टिव वेट वो कम हो जाता है। पूरा वेट ये नीचे लगा नहीं पाता है। अगर इसका 15 किलो है तो आप समझो 5 किलो ही लगा पाता है, और अगर 5 किलो ही लगा पाएगा नीचे की ओर तो 5 किलो तो ये भी था लगाने वाला, इसलिए इसका प्रेशर और इसका प्रेशर सेम हो जाता है। जो एक्स्ट्रा वेट है इसके पास, उसको क्या करता है, कंटेनर का जो शेप है वो कंटेनर अपने वॉल, कंटेनर का जो वॉल है वो एक्स्ट्रा फोर्स ऊपर लगा के इसके एक्स्ट्रा वेट को बैलेंस कर लेता है, और उतना ही वेट नीचे लगाने देता है जितना वेट इस केस में लग रहा था। तो इसलिए इसका भी प्रेशर और इसका भी प्रेशर सेम हो जाता है। अच्छा, अब यहां पे क्या होगा बताओ, इस केस में कंटेनर देख रहे हो ऐसा है, तो ऐसे में क्या करेगा, वॉल जो है इस पर फोर्स ऐसे लगाएगा अंदर की ओर, देख रहे हो ना। तो मैं यहां पे एक काम करता हूं, इसको यहां बना लेता हूं क्योंकि थोड़ा छोटा है तो आपको शायद समझ में ना आए। इसको इस तरह से मैंने एक्सपैंड करके देख लिया। अब यहां वॉल ऐसा है तो फोर्स तो भाई नीचे की ओर ऐसा लग रहा है लिक्विड के ऊपर। अगर इसको तुम दो कंपोनेंट में डिवाइड करोगे ध्यान से, तो एक कंपोनेंट ऐसे आएगा नीचे और एक कंपोनेंट आपका इस साइड जाएगा ऐसे, समझ रहे हो। इसका दो कंपोनेंट डिवाइड करोगे तो ऐसे आएगा, इसको भी अगर दो कंपोनेंट में डिवाइड करोगे तो आपका ऐसे आ जाएगा। अब इस केस में देखो, इसका भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, पर इस बार वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो नीचे लग रहा है। मतलब इस बार लिक्विड के ऊपर ये जो वॉल फोर्स लगा रहा है वो नीचे दबा रहा है उसको। अब इसका वेट भी नीचे लग रहा था। अब इसमें पानी कम था, मान लो हो सकता है इसमें पानी 2 kg का ही हो, तो हमारे हिसाब से प्रेशर कम लगना चाहिए था। लेकिन जो बाकी बचा हुआ प्रेशर है, बाकी बचा हुआ वेट, मतलब जो यहाँ पे प्रेशर एग्जर्ट करने का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, ये जो वॉल इसे नीचे धक्का मार रहा है,
जिसके वजह से एक कंपोनेंट उसका नीचे आ जा रहा है, ये पानी को और नीचे दबा देता है, और इस नीचे दबाने की वजह से इस पर एक्स्ट्रा आपका इफेक्टिव वेट जो होता है वो बढ़ जाता है, और है ये 2 किलो का ही, लेकिन क्योंकि इसे नीचे और दबा दिया जा रहा है, कौन दबा रहा है, वॉल दबा रहा है, इसके वजह से ये 2 किलो की बजाय यहाँ पे ये 5 किलो का काम करने लग जाता है। 5 किलो का काम इसलिए करता है क्योंकि एक्स्ट्रा जो फोर्स है वो आपका वॉल, कंटेनर का वॉल जो है वो दबा के इस पर दिलवा देता है, और इसीलिए प्रेशर इस पर बढ़ जाता है, और उतना ही हो जाता है जितना प्रेशर इस केस में या फिर इस केस में है। मतलब ये सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे अगर आप सपोज करो वेइंग मशीन पे खड़े होते हो, आपका वेट कम है मान लो, लेकिन अगर सपोज करो ऊपर से मैं आपके कंधे को और जोर से दबा दूं, तो आप क्या करोगे, वेइंग मशीन को और जोर से दबा दोगे, तो वेइंग मशीन को क्या पता, वो अगर जोर से दबेगा तो वो आपको ज्यादा वेट दिखा देगा, तो आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में इफेक्टिव वेट बढ़ गया। तो वैसे यहाँ पे क्या होता है, इस कंटेनर की शेप की वजह से लिक्विड को दबा दिया जाता है, और वेट इसका भले ही कम हो, लेकिन दबाने की वजह से इस पर भी उतना ही प्रेशर आता है जितना प्रेशर बाकी दोनों के केस में था। समझ गए कि नहीं? तो ये आपका एक्सप्लेनेशन था। इतना एक्सप्लेनेशन बड़ा लिखने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, पर हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स आपको पता होना चाहिए कि प्रेशर ओनली डिपेंड्स ऑन हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम एंड नॉट ऑन शेप ऑफ कंटेनर, राइट। तो हमने ये भी देख लिया कि क्यों भाई आपका प्रेशर हर जगह पे सेम है अलग अलग क्वांटिटी के बावजूद। यहाँ पे क्वांटिटी है लिक्विड का, प्रेशर डाल रहा है इसके ऊपर P1। यहाँ पे अगर लिक्विड ज्यादा है तो एक्स्ट्रा प्रेशर को या एक्स्ट्रा वेट को बैलेंस कौन कर रहा है, ये जो कंटेनर का वॉल है वो उसको ऊपर उठा के बैलेंस कर ले रहा है। यहाँ पे अगर लिक्विड का वेट कम है तो एक्स्ट्रा वेट का जो काम है वो कौन कर रहा है, ये जो आपका वॉल का कंटेनर है, कंटेनर का वॉल, वो उसे दबा के और वेट बढ़वा दे रहा है उसका, और यहाँ पे भी उतना ही प्रेशर दिलवा दे रहा है जितना प्रेशर इस केस में था और इस केस में था। तो इन शॉर्ट आपका कंटेनर, इसी तरह से बाकी सारी चीजों का भी एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। बात सिंपल सी है कि कंटेनर का आपका शेप और साइज कुछ भी रहे, ये ध्यान रहे कि प्रेशर सिर्फ और सिर्फ लिक्विड के हाइट पे डिपेंड करता है। कंटेनर कुछ भी रहने दो, कैसा भी रहने दो, कितना भी बड़ा रहने दो, कोई भी साइज का रहने दो, उसमें लिक्विड कितने भी अमाउंट में रहने दो, हाइट जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा प्रेशर होगा। और प्रेशर का फॉर्मूला हमको पता है लिक्विड कॉलम का, ρGH। प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम इज ρGH। प्रेशर सिर्फ और सिर्फ हाइट पे डिपेंड करता है, कंटेनर का शेप और साइज कुछ भी रहे। दैट इज योर हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। समझ गए? आई होप ये चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। ओके, तो बच्चों आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम बात करेंगे अब पास्कल्स लॉ के बारे में। पास्कल्स लॉ, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ आपको आपके हाइड्रोस्टैटिक्स का, क्योंकि पास्कल्स लॉ ने हमारे लाइफ में बहुत सी चीज़ों को काफ़ी आसान कर दिया। तो पहले ये देखते हैं कि भाई आखिर ये लॉ है क्या, और उसके बाद फिर इसके एप्लीकेशन पे जाएंगे। ठीक है, तो देखो पास्कल्स लॉ क्या कहता है कि अगर मान लो कोई भी फ्लूइड रेस्ट पर है, अगर आपने कोई फ्लूइड ले रखा है, मान लो किसी कंटेनर में हमने फ्लूइड ले रखा है ऐसे, और ये फ्लूइड आपका रेस्ट पे है, रेस्ट पे ही होगा क्योंकि हम हाइड्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, तो आपका फ्लूइड अभी तक जो भी हमने कंसिडर किया है वो रेस्ट पे ही है। अगर किसी फ्लूइड में हमने क्या किया, किसी एक पर्टिकुलर जगह पे, किसी एक पर्टिकुलर हिस्से में हमने प्रेशर चेंज कर दिया, या प्रेशर मान लो बढ़ा दिया या कम कर दिया। लेट्स से कि इस एरिया में आपने क्या किया, प्रेशर जो है वो 5 पास्कल से इंक्रीज कर दिया, तो ये सिर्फ यहीं पे इंक्रीज नहीं होगा बल्कि पूरे फ्लूइड में एक साथ 5 पास्कल का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। भले ही आपने एक जगह पे किया हो, आपने एक जगह पे प्रेशर लगाया हो, लेकिन वो पूरे फ्लूइड में एक साथ हर जगह पे बिना कम या ज्यादा हुए, ऐसा नहीं कि हाँ यहाँ आपने 5 पास्कल लगाया तो हो सकता है ट्रैवल करते करते प्रेशर यहाँ पे 4 पास्कल हो जाए या कम हो जाए ना। अनडिमिनिश्ड, अनडिमिनिश्ड मतलब बिना कम हुए, जैसा है उतना ही प्रेशर हर जगह पे एक साथ लगेगा और एक साथ ट्रांसफर हो जाएगा। तो आप ऐसा समझ लो कि आपको भले ही लग रहा है कि आप 5 पास्कल का प्रेशर यहाँ बढ़ा रहे हो, पर आप समझ लो जहां तक फ्लूइड है वहां पे हर जगह पे एक साथ आपका 5 पास्कल का प्रेशर बढ़ जाएगा। समझे? लेकिन ये केस सॉलिड में नहीं होता है। मान लो ये सॉलिड है, अगर आपने प्रेशर यहाँ पे लगाया 5 पास्कल का तो यहीं लगेगा। अगर मान लो आपने इतना जोर से प्रेशर लगाया कि ये टूट जाए, तो सिर्फ इतना वाला हिस्सा टूटेगा इसका। अगर एक साथ हर जगह पे लगेगा तो फिर सारा का सारा एकदम पूरा का पूरा एक साथ एक्सप्लोड होना चाहिए, और सॉलिड के केस में ऐसा नहीं होता है। अगर आप एक हिस्से पर प्रेशर लगा रहे हो तो उस हिस्से पे ही लगता है, बाकी जगह प्रेशर ट्रांसफर नहीं हो पाता है।
और अगर होगा भी तो बहुत कम अमाउंट में ट्रांसफर होता है। लेकिन फ्लूइड में ऐसा नहीं है। मान लो अगर ये पूरा फ्लूइड होता तो अगर आप इधर मार रहे हो मतलब आप हर जगह पे मार रहे हो एक साथ, एक ही प्रेशर आप हर जगह पे लगा रहे हो। भले आप लगा रहे हो एक जगह पे, लेकिन वो हर जगह पे एक साथ उसी टाइम पे ट्रांसफर हो जाता है और बिना प्रेशर कम हुए ट्रांसफर होता है। सो दैट इज योर पास्कल्स लॉ कि अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हो एक हिस्से में तो उतना ही प्रेशर अनडिमिनिश्ड, बिना गायब हुए, बिना कम हुए पूरे फ्लूइड में ट्रांसफर हो जाएगा। और ये आपका पास्कल्स लॉ है। ये आपका जो फ्लूइड है अगर रेस्ट पे होगा तो पास्कल्स लॉ को फॉलो करेगा। तो ये तो आपके पास्कल्स लॉ स्टेटमेंट आप टेक्स्ट बुक से देख लेना, या फिर मैंने आपको पूरा का पूरा जो हैंड रिटन नोट्स दे रखा है उसमें क्लियरली या पास्कल्स लॉ का स्टेटमेंट लिखा होगा, आप वहां से स्टेटमेंट को देख सकते हो। हम इसके एप्लीकेशन की बात करेंगे यहाँ पे अब, एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। तो एप्लीकेशन में सबसे पहला एप्लीकेशन जो हम पढ़ते हैं वो होता है आपका हाइड्रोलिक लिफ्ट, या फिर आप हाइड्रोलिक प्रेस की बात कर लो, हाइड्रोलिक प्रेस। अब ये क्या होता है देखो, हम लोग पास्कल्स लॉ के हेल्प से हाइड्रोलिक लिफ्ट बनाते हैं। हाइड्रोलिक लिफ्ट जैसा होता है वैसे हाइड्रोलिक प्रेस होता है। तो हम हाइड्रोलिक लिफ्ट को समझ लेते हैं। ये बहुत ही बड़ी बड़ी चीज़ों को, जैसे कार हो गया, ट्रक हो गया, जो बहुत बड़े बड़े व्हीकल्स या बहुत भारी सामान है उसको बड़े आसानी से ऊपर उठाने में ये काम आता है। जो डिवाइस हम जिसकी बात कर रहे हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट। अब इसमें देखो इसकी बनावट कैसी होती है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक कंटेनर लेते हैं जिस कंटेनर का साइज बहुत ही, मतलब ये जो उसका एरिया होता है ऊपर वाला जो पूरा पार्ट है, खुला हुआ पार्ट एरिया, वो बहुत ही छोटा होता है। तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं, ऐसे, जैसे टेक्स्ट बुक में वैसे बना रहा हूं मैं। और इसको हम कनेक्ट कर देते हैं एक ऐसे वाले पार्ट से जो काफ़ी, इसका एरिया काफ़ी बड़ा हो। ऐसे दो कंटेनर में कनेक्ट कर दिया और इसमें हम भर देते हैं एक पर्टिकुलर लिक्विड। अपने हिसाब से कुछ लिक्विड इसके अंदर भर देंगे, ठीक है। और ये सेम लिक्विड पूरा इसके थ्रू कनेक्टेड है दोनों पार्ट में, और ऐसे हमने लिक्विड भर दिया पूरा। यहां पे ऊपर में हम क्या करते हैं, एक पिस्टन लगा देते हैं। अब आप देख सकते हो इस पिस्टन का जो एरिया है वो बहुत ही छोटा है। इसका एरिया हम लोग A1 मान लेते हैं। और यहाँ पे जो पिस्टन लगाते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि इसका एरिया काफ़ी बड़ा होता है, वो साफ साफ दिख रहा है आपको। तो ये आपका जो पिस्टन है यहाँ का एरिया काफ़ी बड़ा होगा। सो इसका जो एरिया है इसको हम लोग A2 मान लेते हैं। और यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि आपका जो A1 है या A2 है इसे फार फार ग्रेटर देन A1। इस पिस्टन का जो एरिया है, पिस्टन मतलब समझते हो ना, जो आपका पिचकारी में जो ऊपर में लगा हुआ रहता है जिसको आप बाहर अंदर बाहर करते हो, तो ये पिस्टन है, ठीक है। ये पिस्टन यहाँ पे इस तरीके से, ये ना भी बनाओ तो चल जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे भी पिस्टन है जो ऊपर नीचे इस तरीके से मूव कर सकता है। तो आप देखो कि पिस्टन इसका जो एरिया है इस पिस्टन का A2 वो काफ़ी बड़ा है इसके कंपेरिजन में। अब देखो होता क्या है कि हमें अगर सपोज करो कोई भी चीज़ लिफ्ट करना है तो ये वाला हिस्सा हम क्या करते हैं, उसके नीचे ले जाते हैं। जैसे मान लो कोई बहुत बड़ी कार है या कोई बहुत हैवी ऑब्जेक्ट है, तो उस हैवी ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, इस वाले हिस्से पे ऐसे ले जाकर रख देते हैं और हमें इसको ऊपर उठाना होता है। अब इस कार को वैसे उठाने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगा, लेकिन पास्कल लॉ के हेल्प से अगर हम इससे उठाएंगे तो बहुत कम फोर्स से ही ये ऊपर उठ जाता है। कैसे, देखो। अब आप क्या करो, यहाँ पे वो कम फोर्स लगाओ, थोड़ा सा फोर्स यहाँ पे F1 लगा दो। इससे क्या होगा, यहाँ पे फोर्स लगाओगे तो यहाँ से फोर्स ऊपर की ओर जनरेट होगा। लिक्विड इनकॉम्प्रेसिबल है, यहाँ दबाओगे तो फ्लूइड यहाँ ऊपर उठ जाएगा, और यहाँ पे इस पर जो फोर्स लग रहा है लेट्स से इट इज F2। अब सिंपल सी बात है कि इस एरिया पे आप फोर्स लगा रहे हो तो यहाँ पे प्रेशर जनरेट होगा। मान लेते हैं यहाँ पे जो प्रेशर जनरेट हुआ है वो P1 है, और फोर्स यहाँ पे भी लग रहा है तो यहाँ पे भी प्रेशर जनरेट होगा। तो यहाँ पे जो प्रेशर जनरेट हुआ है लेट्स से इट इज P2। अब पास्कल्स लॉ ने क्या कहा था बताओ, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, एक हिस्से में अगर आप प्रेशर जनरेट करते हो तो पूरे फ्लूइड में एक जैसा प्रेशर फैल जाता है। तो इसका मतलब आपने अगर यहाँ पे प्रेशर P1 जनरेट किया है तो सेम प्रेशर पूरे फ्लूइड में हर जगह फैला रहेगा। तो यहाँ का प्रेशर P2 भी P1 के इक्वल ही होगा। तो हम लिख सकते हैं दैट P1 इज इक्वल टू P2। और प्रेशर क्या होता है बताओ, फोर्स अपॉन एरिया।
P1 फोर्स क्या लग रहा है यहाँ पे F1, एरिया क्या है A1, तो F1 अपॉन A1 विल बी इक्वल टू P2। P2 क्या है यहाँ पे, फोर्स क्या है F2, और यहाँ पे एरिया क्या है A2। सो F1 अपॉन A1 विल बी इक्वल टू F2 अपॉन A2। यहाँ पे आप देखो ध्यान से, अगर F2 का वैल्यू मैं कैलकुलेट करूँ तो F2 का वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ, F2 विल बी इक्वल टू A2 अपॉन A1, A2 अपॉन A1 इंटू F1। अब यहाँ पे फोर्स अगर आप F1 थोड़ा कम भी रखते हो, लेकिन यहाँ पे A2 इतना बड़ा है A1 से, क्योंकि A2 बहुत बड़ा है A1 से, A2 इज फार फार ग्रेटर देन A1। इस चक्कर में होता क्या है, इसको ये आप इक्वेशन याद रख सकते हो, यूज भी हो सकता है हाइड्रोलिक लिफ्ट के अगर कोई क्वेश्चंस आते हैं तो। A2 A1 से इतना बड़ा है, ये A2 बहुत बड़ा है A1 से, इसकी वजह से ये रेशियो A2 अपॉन A1 बहुत ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा होने की वजह से आपका F2 का वैल्यू जो है वो काफी ज्यादा होता है, बहुत बड़ा होता है F1 के कंपैरिजन में। तो F2 इज फार फार ग्रेटर देन F1। तो ये जो आपका फोर्स इस पे लग रहा है, आपका किस पे, इस पिस्टन पे लग रहा है, इस पिस्टन पे फोर्स F2 लग रहा है, ये F1 से काफी ज्यादा है। मतलब आप ऐसा समझ लो कि अगर आप 1 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे लगा रहे हो तो यहाँ पे 100 न्यूटन का फोर्स लग जाएगा। रीजन क्या है, दोनों जगह का प्रेशर सेम है, और क्योंकि एरिया में इतना डिफरेंस है कि आपका फोर्स में डिफरेंस आ जाता है, और फोर्स यहाँ पे बहुत ज्यादा लग जाता है। तो यहाँ पे हम कम फोर्स लगा के यहाँ पे बहुत ज्यादा फोर्स जनरेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से कम फोर्स से ही आपका जो ये कार है बड़े आसानी से उठ जाएगा। आपको ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, आप कम फोर्स लगाओ, पास्कल्स लॉ की हेल्प से अपने आप यहाँ पे बहुत ज्यादा फोर्स लग जाएगा और ये गाड़ी अपने आप ऊपर उठ जाएगी। समझ में आया? तो यहाँ पास्कल्स लॉ यूज किया जाता है और इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट। ठीक है, तो ये आपका हाइड्रोलिक लिफ्ट है, क्योंकि इससे हम ऊपर चीजें उठाते हैं। हाइड्रोलिक प्रेस क्या होता है? देखो हाइड्रोलिक प्रेस भी सेम होता है, बस हम क्या करते हैं, ऊपर एक और प्लेटफॉर्म लगा देते हैं। अब ऊपर एक और प्लेटफॉर्म लगा दोगे तो क्या होगा, इसको फिक्स कर देना है यहाँ पे। अब उसके बाद अगर इसको ऐसे नीचे दबाओगे तो ये ऊपर जाएगा और इस तरह से क्रश हो जाएगा। तो कोई चीज अगर मुझे यहाँ पे क्रश करना है, प्रेस करना है, दबाना है, तो हम क्या करते हैं, ऊपर प्लेटफॉर्म लगा के फिर इसे नीचे दबाते हैं, ये ऊपर उठ के उसको क्रश कर देता है। तो इसी चीज को हम फिर हाइड्रोलिक प्रेस बोल देते हैं। वर्किंग तो सेम है, बस यहाँ पे यूजेज अलग अलग है, हाइड्रोलिक लिफ्ट का और हाइड्रोलिक प्रेस का। तो ये हाइड्रोलिक लिफ्ट या प्रेस जो है वो आपका पास्कल्स लॉ पे काम करता है। पास्कल्स लॉ बच्चों एक और जगह पे यूज होता है हाइड्रोलिक ब्रेक्स बनाने में। हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है वो भी आपका पास्कल्स लॉ पे ही काम करता है। ब्रेक आपको पता है कि भाई गाड़ी को जो रोकना होगा तो हम ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक लगाने से आपके टायर्स रुक जाते हैं और वही आपका ब्रेक का काम होता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, पास्कल्स लॉ का यूज करके हाइड्रोलिक ब्रेक्स बनाते हैं और ये आपके गाड़ी को रोकेगा। मान लो आपके पास जो है कोई कार है या कोई भी ऐसा व्हीकल है जिसमें 4 पहिया लगा हुआ है। अब देखो आपका पहिया मान लेते हैं कि 4 हिस्से में, एक यहाँ पे लगा हुआ है, वहीं उसका जो व्हील होता है, एक व्हील यहाँ पे है, एक व्हील यहाँ पे है और एक व्हील यहाँ पे। अब व्हील में हम क्या करते हैं, देखो ऐसा कोई चीज हम अगर सपोज करो, जैसे ये व्हील चल रहा है आपका, ये जो व्हील है वो इस तरीके से चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है, तो हम क्या करते हैं, कुछ उसमें ऐसे ठूस देंगे, लगा देंगे। अगर वो सपोज करो हमने वो उसके अंदर अटैच कर दिया तो फिर वो रुकना, आपका घूमना बंद हो जाएगा। अब ये अटैच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी चीज को इस पहिया में जाके फंसाना होगा। तो वो जो चीज जो हम जाके पहिया में फंसाते हैं, ये आपका मान लेते हैं कि इस सिलेंडर के पास ऐसे लगा हुआ रहता है। ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ना, ये सिलेंडर में ऐसे लगा हुआ रहता है। जब ये सिलेंडर का ये वाला पिस्टन आगे ऐसे जाएगा तो ये पहिए के अंदर घुस जाएगा, इसका फंसाने वाला पार्ट, और पहिया आपका जो व्हील है वो रुक जाएगा। ऐसे चारों पार्ट में होता है, यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी होता है और यहाँ पे भी। मतलब हमारा मेन एम क्या होता है, इसके साथ जो लगा हुआ है, जो चीज रोकने वाला अटैच किया हुआ है, उसको ऐसे आगे धकेलना। ये जैसे आगे आएगा पहिया में फंसेगा और पहिया रुक जाएगा आपका। ये चारों तरफ है। अब यहाँ पे देखो इस तरह का एक सिस्टम बनाया है जिसको हम लोग हाइड्रोलिक ब्रेक बोलते हैं, जिसमें आपके पास 4 ऐसे सिलेंडर्स होते हैं। इन सिलेंडर्स का अगर आप एरिया देखोगे ना, ये एरिया वो काफ़ी बड़ा होता है। ये इसका पिस्टन है और ये एरिया काफ़ी बड़ा होता है। इसका जो एरिया का वैल्यू होता है काफ़ी बड़ा होता है। ये और ये टोटल 4 सिलेंडर्स है, जिसको स्लेव सिलेंडर्स बोला जाता है। आपके चारों के चारों स्लेव सिलेंडर्स जो है वो कनेक्टेड होते हैं आपके 4 व्हील से, पहिए से। और इन सब का कनेक्शन आप देख सकते हो एक फ्लूइड के थ्रू, एक ट्यूब के थ्रू आपका मेन सिलेंडर के पास जाता है। और मेन सिलेंडर जो होता है वो यहाँ पे आपके पेडल से कनेक्टेड है और पेडल पे आपका पैर होता है।
अब ये ध्यान रखना, ये पूरा एक ही फ्लूइड है, हर जगह पे यहाँ पे डाला हुआ है पूरे ट्यूब में। अगर आपने, और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये आपका मेन सिलेंडर जिसको मास्टर सिलेंडर बोला जाता है। अब ये मास्टर सिलेंडर के इस वाले पार्ट पे अगर आप प्रेशर अप्लाई करते हो, मान लो आपने यहाँ पे प्रेशर अप्लाई किया P1 प्रेशर अप्लाई किया, तो सेम प्रेशर हर जगह फैल जाएगा। मान लो इस पर जो प्रेशर आ रहा है वो प्रेशर आ रहा है आपका P2, तो यही P2 यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी होगा। इसमें एक बात का हम ध्यान रखते हैं कि आपका जो मास्टर सिलेंडर है इसमें शायद उस हिसाब से नहीं बनाया होगा, लेकिन मास्टर सिलेंडर का जो एरिया होता है A1 वो बाकी स्लेव सिलेंडर के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है। मतलब A1 इज फार लेस देन A2 और A2 बाकी चारों स्लेव सिलेंडर्स के एरिया है। अगर आप यहाँ पे प्रेशर P2 लगाते हो तो फ्लूइड का प्रेशर हर जगह फैलेगा और आपके स्लेव सिलेंडर्स पे प्रेशर क्या लगेगा, P2 लगेगा। समझे? नाउ अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ क्या कहता है कि आप फ्लूइड के किसी एक हिस्से में प्रेशर लगाओ तो जितना प्रेशर आपने लगाया है उतना ही प्रेशर अनडिमिनिश्ड हर जगह पे फैल जाएगा। तो मतलब यहाँ पे भी प्रेशर P2 लगेगा, यहाँ पे भी प्रेशर P2 और P2 और P2, और ये चारों के चारों प्रेशर जो होंगे वो इस प्रेशर P1 के बराबर होंगे जो आप लगा रहे हो यहाँ पे, क्योंकि फ्लूइड है, प्रेशर हर जगह पे सेम होगा अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ। दैट मीन्स P1 विल बी इक्वल टू P2। तो आप यहाँ पे प्रेशर लगा रहे हो, वही प्रेशर हर जगह पे फ्लूइड की वजह से चला जा रहा है और सारे के सारे चारों स्लेव सिलेंडर्स में चले जा रहे हैं। अब ये प्रेशर क्या करता है बताओ, आगे के पिस्टन को धकेलता है, ये जाता है पहिए में फंस जाता है और पहिया रुक जाता है। और बड़ी इंटरेस्टिंगली आपने एक बार पेडल दबाया, प्रेशर हर जगह एक साथ फैला और हर जगह आपका पूरा का पूरा पहिया एक साथ रुक जाता है, क्योंकि ये यहाँ से धक्का इधर, यहाँ से प्रेशर इधर, यहाँ से प्रेशर इधर और यहाँ से प्रेशर इधर एक साथ लगेगा और चारों के चारों सिलेंडर जो है वो पहिए को रोक देगा। अगर अब मैं देखूं कि आपका जो मास्टर सिलेंडर आपने प्रेशर P1 लगाया और जो चारों स्लेव सिलेंडर्स है उस पर प्रेशर P2 जनरेट हो गया, पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग दोनों सेम होंगे। प्रेशर इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया। सो P1 विल बी इक्वल टू F1 अपॉन A1 और P2 विल बी इक्वल टू F2 अपॉन A2। तो आप देखोगे यहाँ से F2 का वैल्यू सेम चीज़ है जो हम लोग ने हाइड्रोलिक लिफ्ट में किया था, F2 विल बी इक्वल टू A2 अपॉन A1 इंटू F1। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, A2 एरिया किसका है, स्लेव सिलेंडर्स का, देख रहे हो ना, एरिया A2 है और इसका एरिया क्या है, A1 एरिया है मास्टर सिलेंडर का। तो हमने मास्टर सिलेंडर का एरिया स्लेव सिलेंडर से छोटा रखा है, A1 इज लेस देन A2। इसका मतलब A2 जो है वो A1 से बड़ा हो जाएगा। तो अगर ये रेशियो बड़ा है इसका मतलब F2 विल बी ग्रेटर देन F1। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप F1 कम लगा रहे हो लेकिन जो F2 जनरेट हो रहा है, F2 कहाँ जनरेट हो रहा है, स्लेव सिलेंडर के पास। F2 यहाँ जनरेट हो रहा है, F2 यहाँ जनरेट हो रहा है, F2 यहाँ पे जनरेट हो रहा है और F2 यहाँ पे जनरेट हो रहा है। स्लेव सिलेंडर के पास जो फोर्स F2 जनरेट हो रहा है, जिस फोर्स से वो जाकर पहिए में फंसेगा, वो F2 आपका F1 से काफ़ी बड़ा होता है, क्योंकि आपने यहाँ का एरिया भी बढ़ा रखा है स्लेव सिलेंडर का। इससे आप कम फोर्स भी लगाओगे तो ज़्यादा फोर्स क्रिएट होकर चारों आपके पहिए में स्लेव सिलेंडर की मदद से चारों पहिया एक साथ बड़े आसानी से रुक जाएगा। तो ये काम हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है। यही आपका हाइड्रोलिक ब्रेक्स का पूरा कॉन्सेप्ट या वर्किंग है। बाकी नाम दे के रखा हुआ है, जो ट्यूब्स है इसको हम लोग हाइड्रोलिक ट्यूब्स बोलते हैं और इसके अंदर जो फ्लूइड आपने यूज़ कर रखा है वो फ्लूइड आपका ब्रेक फ्लूइड कहलाता है। ठीक है, चारों सिलेंडर्स स्लेव सिलेंडर्स, ये ब्रेक का पेडल है और क्या, ये जो बीच में आपका सिलेंडर है जहाँ पे जिससे ब्रेक अटैच होता है उसको हम लोग मास्टर सिलेंडर बोलते हैं। तो इस तरीके से आपका हाइड्रोलिक ब्रेक्स काम करता है बेस्ड ऑन पास्कल्स लॉ। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो बच्चों अभी तक हमने प्रेशर की बात की थी, अब हम बात करेंगे इसके मेजरमेंट की। सो नाउ विल टॉक अबाउट मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। अभी तक हमने देखा था कि प्रेशर क्या होता है और कहाँ कहाँ प्रेशर किस तरीके से काम करता है, और यहाँ पे अब हम बात करेंगे कि इस प्रेशर को अब मेजर कैसे किया जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे जो डिवाइस जिसका डिस्कशन होगा वो है हमारा मर्क्यूरी बैरोमीटर। मर्क्यूरी बैरोमीटर जो होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने काम आता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो जो एयर का प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसे मेजर करने के लिए मर्क्यूरी बैरोमीटर का यूज होता है। अब देखो इसमें हम करते क्या है,
हम क्या करते हैं, एक अपने पास कंटेनर होता है, उस कंटेनर में पूरा मर्क्यूरी भरा हुआ रहता है। सो दिस इज नथिंग बट मर्क्यूरी। और हम एक ट्यूब लेते हैं, इस ट्यूब में भी पूरा मर्क्यूरी ऊपर तक भर देते हैं और उस ट्यूब को ले जाकर उलट देते हैं इसके अंदर। ये जो कंटेनर में हमने ऑलरेडी लेके रखा हुआ है मर्क्यूरी, उसके अंदर जाके ऐसा उल्टा कर देते हैं। अब बाहर का प्रेशर कितना है उसके हिसाब से ट्यूब के अंदर का जो मर्क्यूरी लेवल है वो एडजस्ट हो जाता है। अगर मान लो बाहर का प्रेशर ज़्यादा है तो इस पर ज़्यादा प्रेशर लगेगा, तो मर्क्यूरी के अंदर का लिक्विड जो है, मर्क्यूरी जो है ट्यूब के अंदर का, वो ऊपर उठ जाएगा। अगर मान लो बाहर का प्रेशर कम है तो ये लेवल नीचे गिर जाएगा। तो मर्क्यूरी के अंदर कितना लेवल है ये आपका डिसाइड करेगा कि भाई बाहर का प्रेशर क्या है। समझे? अब ये बाहर का प्रेशर कैसे डिसाइड किया जाए? तो मान लो इस पॉइंट पे ये जो पूरा हॉरिजॉन्टल लेवल है, ये जो आपको दिख रहा है, ये पूरा ये पॉइंट, इस पर बाहर का प्रेशर पड़ रहा है। और वो जो बाहर का प्रेशर है वो कौन सा प्रेशर है? P0, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अगर मैं सपोज करो एक पॉइंट यहाँ पे लेता हूँ A, और एक पॉइंट यहाँ पे लेता हूँ B, और एक पॉइंट यहाँ पे लेता हूँ C, तो देखो मैं बोल सकता हूँ कि C के ऊपर का जो प्रेशर है, ऊपर से जो प्रेशर पड़ रहा है वो जीरो है। क्यों जीरो मान सकता हूँ? क्योंकि इसके ऊपर पूरा वैक्यूम है। इसको बोला जाता है टॉरिसलाइज वैक्यूम, क्योंकि इसके अंदर कुछ है नहीं। आपने पहले मर्क्यूरी भरा हुआ था, अब वो मर्क्यूरी लेवल नीचे आ गया तो यहाँ पे तो कुछ बचा नहीं, तो इसको हम बोलते हैं टॉरिसलाइज वैक्यूम। इसके अंदर कुछ नहीं है, बस हो सकता है कि मर्क्यूरी के एक दो मॉलिक्यूल्स या वेपर आपको मिल जाए, बाकी तो पूरा ये खाली है और ये वैक्यूम है। तो इसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं पड़ रहा है, मतलब इसके ऊपर कुछ है ही नहीं। तो अगर मैं पॉइंट बी की बात करूं और पॉइंट ए की बात करूं, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी? और इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि लिक्विड आपका रेस्ट पे है, तो आपका जो हॉरिजॉन्टल लेवल होता है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, मैंने बताया था, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हर पॉइंट पे आपका प्रेशर सेम होता है। अगर नहीं होगा तो हायर प्रेशर से लो प्रेशर पे फ्लूइड फ्लो होने लग जाएगा। तब तक फ्लो होगा जब तक प्रेशर सेम हो नहीं जाता। लेकिन हमें पता है कि लिक्विड अगर रेस्ट पे है तो क्लियर है, एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन पे हर जगह पे आपका प्रेशर सेम होगा। तो पॉइंट बी और पॉइंट ए एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन में है, तो प्रेशर दोनों जगह पे सेम होगा। अब देखो, ध्यान से देखो, ए पर जो हम प्रेशर देख रहे हैं वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो पी ए विल बी इक्वल टू P0। और बी के ऊपर जो है वो मर्क्यूरी के लिक्विड कॉलम का प्रेशर है। मान लो ये हाइट टोटल H है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो हमें पता है मर्क्यूरी का या कोई भी लिक्विड हो, उसका जो लिक्विड कॉलम की वजह से प्रेशर पड़ता है, पॉइंट बी पर लिक्विड कॉलम की वजह से प्रेशर पड़ रहा है, उस प्रेशर का फॉर्मूला होता है ρgh, और उसको हम लोग गेज प्रेशर बोलते हैं। तो बस यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रेशर P0 का वैल्यू क्या आ गया? ρgh। यहाँ पे ध्यान देना, रो जो है वो डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी है, क्योंकि हमने यहाँ मर्क्यूरी यूज किया है ना, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है। H उसका कॉलम का हाइट है। तो साफ साफ बात है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो आपका बाहर है वो ρgh के इक्वल होता है। अब इसमें अगर मान लो आपने H बढ़ा दिया, मान लो आपका H ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ पे H का वैल्यू डाल दो, उस हिसाब से आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिल जाएगा। मर्क्यूरी का जो डेंसिटी होता है वो फिक्स होता है 13600 किलोमीटर kg पर मीटर क्यूब। जी का वैल्यू भी आपको पता है 9.8 फिक्स होता है। तो आप H का अगर कोई वैल्यू डालते हो इसके अंदर, रो जी और H का वैल्यू डाल दोगे तो आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू मिल जाएगा यहाँ पे। समझे? अगर मैं एट सी लेवल की बात करूं, अगर समंदर का जो लेवल है वहां जाके अगर आप ये मर्क्यूरी बैरोमीटर रखते हो, तो सी लेवल पे हाइट जो बताता है वो 76 सेंटीमीटर बताता है। Hg मतलब मर्क्यूरी होता है, ठीक है, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, या फिर आप बोल सकते हो 760 मिलीमीटर ऑफ Hg, 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। तो इसका मतलब समझ रहे हो कि आपका 760 मिलीमीटर ऑफ Hg जो है, अगर ये वैल्यू आप उठा के इसके अंदर डालो, आप इसको मीटर में पहले कन्वर्ट करना होगा। मीटर में कन्वर्ट करके अगर मैं H का वैल्यू इसमें डालता हूँ, ठीक है, और रो का वैल्यू 13600, डेंसिटी का वैल्यू, जी का वैल्यू 9.8, और सेंटीमीटर 76 इंटू 10⁻³ सॉरी 10⁻² मीटर होता है ना। अगर ये मैं वैल्यू कैलकुलेट करूं तो अप्रॉक्सीमेटली मुझे 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल ये वैल्यू आ जाता है। यही आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है एट
सी लेवल, ठीक है। और इसी को तुम शॉर्ट में क्या लिख देते हो बच्चों, 1 ATM, दैट इज 1 एटमॉस्फेयर, समझे। अगर आप सपोज करो कहीं और जाते हो या थोड़ा सा ऊपर चले जाओगे पहाड़ों पे, तो आपका एच का वैल्यू 76 सेंटीमीटर से कम दिखाता है, तो वो वैल्यू उसमें डालोगे तो वहां का आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे बता देगा आपको, राइट। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि हम मिलीमीटर ऑफ Hg में भी प्रेशर को मेजर करते हैं। मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको mm ऑफ Hg जो है, mm ऑफ Hg ये भी क्या है, एक यूनिट बन गया है प्रेशर को मेजर करने का। देखो सिंपल सी बात है, 760 mm ऑफ Hg अगर है तो आपका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो हम उस हिसाब से कन्वर्जन फैक्टर निकाल लेते हैं। 760 mm ऑफ Hg होगा तो वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब क्या होगा, 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल होगा। उस हिसाब से 1 mm ऑफ Hg होगा तो उसका भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। तो मैंने आपको बता रखा है, पहले से यहाँ पे लिखवा रखा है कि अगर 1 mm ऑफ Hg है तो इसका अगर पास्कल में आप वैल्यू निकालोगे तो ये होता है आपका, मतलब ये वाला वैल्यू अगर आप इसमें डालोगे तो आपको प्रेशर का वैल्यू आ जाएगा 133.32 पास्कल। तो ये आपका एक यूनिट आ गया है, 1 mm ऑफ Hg इज इक्वल टू 133.32 पास्कल। तो अब हम प्रेशर को हाइट के टर्म्स में मेजर करते हैं। हाइट के टर्म्स में मेजर करने का मतलब ये है कि जैसे मैं आपसे कहता हूं कि भाई यहाँ का प्रेशर जो है वो 7 mm ऑफ Hg है, तो इसका मतलब आपको क्या करना है, 7 mm का वैल्यू यहाँ पे, h का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, g का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, रो का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और आपको प्रेशर निकाल लेना है। वो प्रेशर एक्चुअली में प्रेशर होता है, समझे। तो हम बोलते जरूर है हाइट के टर्म्स में, लेकिन होता एक्चुअली कैसा है ना कि इसमें वो वैल्यू डाल के आपको पास्कल में वैल्यू निकालना रहता है। मतलब साफ है कि अगर आप 1 mm ऑफ Hg मतलब 1 mm का वैल्यू अगर h का यहाँ पे डालोगे और बाकी सारे वैल्यूज डालोगे तो आपको प्रेशर का वैल्यू 133.32 पास्कल मिल जाएगा। तो प्रेशर हम बैरोमीटर से मेजर कर सकते हैं, और बैरोमीटर से जो प्रेशर मेजर करते हैं उसका फॉर्मूला आपके सामने है, ρgh। आपको बस इसका हाइट का लेवल देखना है कि कितना हाइट है। ये हाइट मुझे मिल गया, वैल्यू इसमें डालो, आपको वहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिल जाएगा जहां पे आप ये बैरोमीटर रखोगे, ठीक है। तो इस तरीके से एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर आपको मेजर करना है देन यू गो फॉर मर्क्यूरी बैरोमीटर। अगर नॉर्मल कहीं और का प्रेशर आपको मेजर करना है, किसी मान लो एक बलून है या फिर एक चेम्बर है, ठीक है, या एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर कोई गैस भरा हुआ है और आपको उसका प्रेशर मेजर करना है, तो बाकी सारे काम के लिए हम जो यूज करते हैं यहाँ पे वो होता है आपका ओपन ट्यूब मैनोमीटर। ये यूज होता है प्रेशर मेजर करने के लिए। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, देखो जैसे मान लो ये चेम्बर है और इसके अंदर का प्रेशर मुझे मेजर करना है, एंड लेट्स से दैट प्रेशर इज P। तो इसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ होता है। अब ये लिक्विड, मान लो आपका लिक्विड जो है वो लिक्विड डिपेंड करता है आपको कौन सा लिक्विड चाहिए, प्रेशर ज़्यादा मेजर करना है या कम मेजर करना है, उस हिसाब से हम अलग अलग लिक्विड मेजर यहाँ पे लेते हैं। केरोसिन, वाटर जो भी रहेगा यहाँ पे हम वो लिक्विड भर सकते हैं और प्रेशर मेजर कर सकते हैं। तो जब आप लिक्विड का लेवल यहाँ पे देखोगे तो मान लो लिक्विड कुछ इस तरीके से होगा। इसमें ब्लू चूज नहीं किया है क्या, एक सेकेंड। तो मान लेते हैं यहाँ पे लिक्विड का जो लेवल है वो यहाँ पे ऐसे होगा, और यहाँ पे कहीं ऐसे होगा, और ये पूरा लिक्विड आपका ऐसे भरा हुआ रहेगा, ठीक है। अब ये लिक्विड का लेवल ऊपर नीचे होता रहेगा, वो डिपेंड करेगा कि यहाँ पे जो एरिया है यहाँ का प्रेशर कितना है। अगर मान लो यहाँ का प्रेशर ज़्यादा होता है तो ये लिक्विड को और नीचे दबा देगा और ये लिक्विड और ऊपर उड़ जाएगा। अगर मान लो यहाँ का प्रेशर कम है तो फिर ये लिक्विड और ऊपर रहेगा और ये लिक्विड और नीचे आ जाएगा, समझे। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेजरमेंट्स लिखे रहते हैं। ट्यूब जो है आपको दिख रहा है ना, इसको ओपन ट्यूब मैनोमीटर बोला जाता है या फिर यू ट्यूब मैनोमीटर भी बोलते हैं, क्योंकि ये यू शेप का है। ओपन ट्यूब मैनोमीटर आप उसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसका ऊपर वाला हिस्सा, एक हिस्सा खुला हुआ रहता है और दूसरा हिस्सा जो होता है वो उस चेम्बर में जाता है जिस चेम्बर का प्रेशर आपको मेजर करना है। मान लो ये प्रेशर P आपको मेजर करना है यहाँ का, तो कैसे करोगे। अब आप क्या कर सकते हो, देखो ये लेवल आप नोट डाउन कर सकते हो, यहाँ पे मार्किंग की होती है, नंबर लिखा हुआ रहता है। तो आपने मान लो ये लेवल यहाँ पे मार्क करके रखा हुआ है, ये लेवल आपने मेजर कर लिया और यहाँ का लेवल मेजर कर लिया। अब देखो इसके और इसके बीच का, दोनों के बीच का हाइट क्या है,
ये हाइट आप तो मेजर कर सकते हो, ये तो बड़े आसानी से मेजर हो जाएगा क्योंकि मेजरमेंट लिखा हुआ है। इन दोनों लेवल के बीच में डिफरेंस क्या है h, ये आप बड़े आसानी से मेजर कर ले जाओगे। अब मैं एक पॉइंट यहाँ कंसिडर करता हूँ, लेट्स से दिस पॉइंट इज A, और उसी लेवल पे दूसरा पॉइंट, ये हाइट h है आपका, इसी लेवल पे दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दिस इज पॉइंट B। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि भाई पॉइंट A और पॉइंट B का प्रेशर सेम है, तो आप बात मानोगे कि नहीं मानोगे? प्रेशर एट A इज इक्वल टू प्रेशर एट B, राइट? और रीजन सिंपल है कि दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है। मैंने अभी कहा था कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे जो प्रेशर होता है वो सेम होता है। अब देखो पॉइंट A पे जो प्रेशर डाल रहा है वो ये कंटेनर वाला प्रेशर डाल रहा है, दैट इज प्रेशर P। अब पॉइंट B पे जो प्रेशर आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है बताओ? वो इसके ऊपर का जो लिक्विड कॉलम है, एक तो ये, और ऊपर से जो एटमॉस्फेयर, इस बार तो ये खुला है ना, इस बार ऊपर एयर भी है, तो उसका भी प्रेशर P0 आएगा। तो पॉइंट B पे जो प्रेशर पड़ रहा है वो दो प्रेशर पड़ रहा है, एक तो लिक्विड कॉलम की वजह से, और इस लिक्विड कॉलम का हाइट क्या है बताओ? ρgh है, और प्लस इसके ऊपर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P0। ये दोनों मिला के पॉइंट P पे प्रेशर आएगा और टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा? P0 प्लस ρgh। अब दोनों इक्वल है, यहाँ का प्रेशर PA इज इक्वल टू PB, दैट मीन्स PA की जगह पे P डाल दो और PB की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? P0 प्लस ρgh। अब देखो बैरोमीटर की हेल्प से P0 तो हमने पहले से ढूंढ रखा है, P0 का वैल्यू हमें पता ही है। यहाँ पे जो रो है वो लिक्विड का डेंसिटी होगा, वो लिक्विड हमें पता है तो उसका डेंसिटी भी पता होगा, जी भी पता है 9.8। एच का वैल्यू हमें बस यहाँ पे मेजर करना है और वो हम बड़े आसानी से मेजर कर सकते हैं। तो एच का वैल्यू यहाँ पे मेजर करते ही जब सारे वैल्यूज आप डालोगे तो आपको इस कंटेनर का प्रेशर P इससे मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप ओपन ट्यूब मैनोमीटर का यूज करते हो प्रेशर को मेजर करने के लिए। किसी कंटेनर के अंदर अगर कोई गैस है उसका अगर मुझे प्रेशर मेजर करना है तो, समझे? तो बच्चों फिलहाल यहाँ पे प्रेशर वाला जितना भी पार्ट था वो होता है खत्म, ठीक है? और आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अब हम लोग सरफेस टेंशन के बारे में अगले वीडियो में, ठीक है? थैंक यू।